Hello everyone, welcome to our special series on historical underpinnings of Indian Constitution. Now this is a third lecture. तो अगर आपने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखिए आपकी सहूलियत के लिए मैं उसका रिकैप तो जरूर दूंगा, लेकिन आपको हाईली सजेस्टेड होगा कि आप वो पहले दो लेक्चर्स जरूर देख के आइएगा. Now we will be providing weekly lecture videos on this entire series. So do subscribe to our channel and do make sure कि आप वो सुंदर सा इत्तू सा जो वो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इस सीरीज की एंड हमारी बाकी की इंपॉर्टेंट सीरीज की आपको इंफॉर्मेशन साथ के साथ मिलती रही. नाउ द इशू इज कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, एस्पिरेंट से बात होती थी तो दे वर सेइंग कि सर कि आप ये वीडियो कब आएगी, अगली वीडियो कब आएगी. सो या आई एम थिंकिंग आई एम बैक एंड विद अ बैंग नाउ देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने जो चर्चा की थी, वी टॉक्ड अबाउट 1784 तक का पिट्स इंडिया एक्ट. हमने पिट्स इंडिया एक्ट तक कवर किया एंड वी वर सपोज्ड टू कवर 1793 से 1813 के चार्टर एक्ट्स. आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, हमने पूरे के पूरे हमारे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के जो टॉपिक है उसे कुछ भाग में डिवाइड किया था. द फर्स्ट टाइमलाइन दैट वी हैड टू कवर वाज फ्रॉम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एंड अप टिल 1813 का चार्टर एक्ट. We have already covered these aspects in our previous lecture videos. तो अगर आपने नहीं देखा है, make sure कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है. अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रिकैप. थोड़ा रिकैप देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमने क्या करना है. देखिए पिछली वीडियोस में हमने जो डिस्कशंस की थी, हमने ये देखा था कि 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्राइमरली टेक्सटाइल ट्रेड के ऊपर फोकस करते हुए उसको क्रिएट किया गया. इट वाज समवॉट बिकॉज उसमें गवर्नमेंट का स्टेक था, तो इट वाज समवॉट लाइक अ पीएसयू, कुछ हद तक आज की प्रेजेंट डे पीएसयू जैसी थी. एंड इनफैक्ट वो उस समय के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से इट वाज ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर ट्रैक्शन. Britain had started producing garments in its own factories, dramatically lowering the prices, and it was bringing finished goods to middle classes. And उसकी वजह से कह लीजिए Britain was seeking more and more raw materials के sources. Britain was also seeking more and more आपके markets for these produced items उसको market करने के लिए. Growing desire in Europe for Chinese tea as well. इस समय के इस दौर की हमने चर्चा की थी in the previous lectures. We saw that Chinese were the only people who traded their tea for silver. चाय के बदले सिल्वर लिया करते थे. Britain was on gold standards. Britain gold में करता था सारा काम. Now it had to import silver from the continental Europe, making the whole tea trade financially unviable. तो इस वजह से स्मगलिंग ऑफ टी जो है वो सामने आती है. स्मगलिंग ऑफ टी. नाउ इसकी चर्चा भी हमने गहराई में बहुत डिटेल में की थी. रेगुलेटिंग एक्ट हमने कवर किया तो हमने देखा था कि इट वाज आल्सो नोन एज लॉर्ड नॉर्थ एक्ट. हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में इसको कवर किया है, उसको आप ध्यान में रखिएगा. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेट्स थे, कारण क्या था, कंपनी यूज्ड टू पे 4 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स टू द गवर्नमेंट एज डिविडेंड एंड मोनोपोली मेंटेन करने के लिए जो है वो ये इतने पैसे देती थी. लेकिन अब क्योंकि टी की सेल्स जो है वो अमेरिका को जो थी होती थी कंपनी की तरफ से, वो खत्म हो गई थी, उसमें रुकावटें आ गई थी. देयर वर सर्टेन कमिटमेंट्स जो वो मीट नहीं कर पा रही थी. 85% ऑफ द टी जो अमेरिका जा रही थी इट वाज स्मगल्ड डच टी, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को और वहां की सरकार को पैसे ओ करती थी, वो कर्ज में डूब रही थी. इनफैक्ट 15 मिलियन पाउंड्स के आसपास टी, 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ टी वाज रॉटिंग इन ब्रिटिश वेयर हाउसेस बिकॉज इनफैक्ट इंडिया से भी बहुत ज्यादा चाय जो है वो और ऑन रूट थी. एंड कारण क्या था, अमेरिका के अंदर सस्ती डच चाय जो स्मगल होके आ रही थी वो अवेलेबल थी. एंड दैट वाज वन रीजन जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा था. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस एंटायर एपिसोड. हमने पिछले लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर की. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ रिव्यू कि वो उसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की. नाउ यहां पे क्या हो रहा था, कंपनी जो है इट वाज यूसर्पिंग लार्ज एरियाज इंडिया के अंदर. इनफैक्ट कंपनी मैन दे वर नॉट ट्रेन्ड टू गवर्न. इसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे. इंडिया वाज कंसिडर्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें, दे अपोज्ड द एक्ट क्योंकि कंपनी जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी कंसिडर की जाती थी. तो इट वाज मोर लाइक कि आप राइट ऑफ द कंपनी टू एक्ट इन इट्स मोनोपोली, उसको जो है आप यूसर्प कर रहे हैं, उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं. दैट इज व्हाई कंपनी के शेयर होल्डर्स दे वर अगेंस्ट इट.
क्योंकि कंपनी इनफैक्ट रेवेन्यूज जनरेट करके दे रही थी इंग्लैंड को. नाउ पार्लियामेंट हैड टू डिटरमिन इट्स रिलेशनशिप विद इट्स प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी वंस इट बिकेम अ टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. इसी वजह से जो है पिट्स सॉरी नॉट पिट्स बट रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है. क्लाइव द विक्टर ऑफ प्लासी एंड द एमपी फ्रॉम श्रूसबरी फ्रॉम 1761 he had to defend himself vigorously for 3 successive days in House of Commons 1773 के अंदर against the attacks leveled against him by General John Burgoyne, MP of Preston, who was the chairman of a committee examining the administration in India. And उसके बाद जो है धीरे धीरे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट का जो है सिग्निफिकेंस सामने आना शुरू हो जाता है. रेगुलेटिंग एक्ट केम इनटू बीइंग आफ्टर ऑल दीज इंस्टांसेस. देखिए मैंने आपको एक विश्वास दिलाया था, एक प्रॉमिस किया था. आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय दैट प्रॉमिस. इज व्हाट दैट प्रॉमिस वाज कि अगर आप इस सीरीज को तहे दिल से फॉलो करते हैं तो किसी भी एग्जाम के whichever exam you talk about, किसी भी एग्जाम, जुडिशरी, यूपीएससी के वेरियस एग्जाम्स, ईपीएफओ वगैरह वगैरह से भी हो, किसी भी एग्जाम में जहां पे ये टॉपिक आता है आप कहीं पे भी मात नहीं खाएंगे इफ यू फॉलो दिस सीरीज पैशनेटली. आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. कारण क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स जस्ट कंसीडर द सेलिएंट फीचर्स जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. तो 25 डायरेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रखा गया. जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बोल दिया गया. उसके साथ 4 लोगों का एक काउंसिल भी बना दिया गया. पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? इन इंडिया, नॉट ऑफ इंडिया, इन इंडिया, वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ साथ 4 काउंसिल मेंबर्स के नाम भी हमने किए. फिलिप फ्रांसिस, लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन एंड रिचर्ड बारवेल. तो इन सब के साथ एक चीज का खास ख्याल रखा गया कि भैया जो गवर्नर जनरल है उसको वीटो पावर नहीं देनी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल रखना है. लेटर ही वाज गिवन अ कास्टिंग वोट कि अगर 50-50 हो जाता है, नॉट फोन अ फ्रेंड बट 50-50 अगर हो जाता है तो एक साइड जो है कास्टिंग वोट दे सकता है गवर्नर जनरल, लेकिन वीटो नहीं थी. नाउ गवर्नर की जो प्रेसिडेंसीज थी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास दे वर मेड सबऑर्डिनेट. तो एक नया लेवल ऑफ फेडरलिज्म, एक फेडरलिज्म का एक नया कह लीजिए कि पहलू सामने आता है. भारत के अंदर पहली बार बंगाल को सुप्रीम करना शुरू कर दिया जाता है. नाउ इफ यू कंसीडर द एंटायर एपिसोड जहां पे हमने बात की 1773 से लेके आगे हम जहां चर्चा करेंगे 1813 तक भी, एंड इनफैक्ट बियॉन्ड दैट एज वेल अप अंटिल 1858, तो पूरी की पूरी जो सीरीज है, पूरी की पूरा जो ये टाइमलाइन है, इस दौरान आप फेडरलिज्म में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज देखेंगे. सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, स्ट्रॉन्गर सेंटर, यूनिटरी स्ट्रक्चर, इस तरीके की चीजें आपको सामने आएंगी. यू वुड कंसिडर, अगर आप कंसिडर करते हैं बहुत डिटेल्स में जब जाएंगे, जिस तरीके की डिटेल्स हम कवर करते हैं, तो आपको ये चीजें सामने आने वाली. यू शुड राइट इट डाउन समवेयर जहां पे आप फेडरलिज्म का टॉपिक कवर करेंगे किसी भी ऐसे में, तो आप वहां पे इन फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं. नाउ इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, जिसको सदर निजामत बोला जाता था. 1774 में वो बनाया गया था एट फोर्ट विलियम्स इन बंगाल. दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, जुडिशरी एस्पिरेंट्स को पर्टिकुलरली एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए. नाउ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो पहले थे, इट कंसिस्टेड ऑफ अ चीफ जस्टिस, उसके अलावा 3 और जजेस हुआ करते थे. सर एलिजा इम्पेव, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के चीफ जस्टिस रहे. They were to administer the British legal system used in India. Jurisdiction of Supreme Court की अगर हम बात करें और उसका relationship with Governor General and Council, they were not defined clearly. चलिए आगे चलते हैं. देखिए this is just a preview. मैं इसीलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि तेजी से बोल रहा हूं, बट आप समझिए कि अगर आप इसको और तह से आप उसको और डेप्थ में अगर आप जाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप पिछली 2 वीडियोस जरूर देख के रखिएगा. नाउ कुछ और फीचर्स थे हमने डिस्कस किया था. नाउ जो 24 डायरेक्टर्स थे कि उनको रिप्लेस करना था कि 6 जजेस लगा देंगे, 24 डायरेक्टर हटा देंगे कंपनी में. लेकिन ये जो चीज है, ये चीज कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से करिएगा कि ये दिस इज वन ऑफ द बेसिक कह लीजिए फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुई थी. तो ये चीज का खास ख्याल रखिएगा. ऑप्शन में ये आ जाएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोविजन थी रेगुलेटिंग एक्ट की जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा. द क्वालिफिकेशन ऑफ वोट, मान लीजिए कि अगर आप भारत के अंदर काम कर रहे हैं तो आप यहां से चोरी चकारी करके या कह लीजिए करप्शन करके, नॉट आप बट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स थे
जो ग्रेड बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स थे, दे यूज्ड टू बी कंडक्ट देयर प्रैक्टिसेस, इलीगल प्रैक्टिसेस यहाँ करते थे, इलीगल ट्रेड करते थे, किसी भी तरीके से पैसा कमाते थे और विद इन अ फ्यू मंथ्स एंड अ फ्यू इयर्स वो वापस इंग्लैंड चले जाते थे। वापस जब इंग्लैंड जाते थे तो उसी पैसे से तो वो राइट टू वोट, क्वालिफिकेशन फॉर वोट खरीद लेते थे। एंड वहां के जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनको ये चीजें पसंद नहीं आती थी, नॉट वन बिट। एंड द एक्ट लिमिटेड द कंपनीज डिविडेंड फ्रॉम 6.25% से 6%, जबकि कंपनी कहती थी 12.25% कर दीजिए, 6% पे गिरावट कर दी थी, काफी गिरावट कर दी भैया, राइट। ये मैंने पहले भी जोक मारा था, आई नो दिस इज लेम। नाउ गवर्नर जनरल काउंसिल वाज प्रोवाइडेड विद लेजिस्लेटिव अथॉरिटी विद सर्टेन लिमिटेशंस, उसको रूल्स और रेगुलेशन बना सकता था बट लॉज ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जा सकता था। रजिस्ट्रेशन होना था हर कानून का बाय सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आज जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है उसी तरीके से उस समय कानून का रजिस्ट्रेशन होता था। अपील जो होती थी दैट वाज अगेंस्ट गवर्नर जनरल इन काउंसिल, अगर कोई भी अपील जाती थी दैट वाज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नर जनरल वाज ड्यूटी बाउंड टू फॉरवर्ड सच रेगुलेशंस टू इंग्लैंड एंड किंग इन काउंसिल जो है अगले आने वाले 2 सालों में कभी भी उसे डिसअप्रूव कर सकता था। कंपनी टेरिटरी would be better administered by the crown that is so ill administered by the directors incapable of governing it। तो पीएम उस समय के लॉर्ड नॉर्थ उन्होंने ये बात बोली थी, ये स्टेटमेंट है उनकी। द कंपनी सर्वेंट्स हु हैड बिकम फैंटास्टिकली वेल्दी थ्रू करप्ट ट्रेड एंड अदर प्रैक्टिसेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उनको नबोब का दर्जा दे दिया गया था। नबोब वाज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द टर्म नवाब्स। नवाब से अंग्रेजों ने बोलते बोलते जो अंग्रेजी के साथ हिंदी की जो टांग तोड़ी उसको नबोब बना दिया। इट वाज फियर्ड दैट दीज इंडिविजुअल्स, देयर एजेंट्स एंड दोज हु टुक देयर ब्राइब्स would corrupt the parliament by forming an unbeatable Indian interest there, East Indian interest there। Now इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेशल फीचर्स की, इमरजेंसीज की सिचुएशन थी उसके लिए कुछ कानून बनाया गया था, कुछ प्रावधान था जिसमें डिस्क्रिशन वाज गिवन। इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास दे वर गिवन सर्टेन डिस्क्रिशन कि आप अगर मान लीजिए यू हैव स्टार्टेड सर्टेन वॉर्स विदाउट एनी रेफरेंस टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यू वर अलाउड, डिस्क्रिशन दी गई थी, आप अलायंसेज में जा सकते थे, वॉर्स स्टार्ट कर सकते थे। इनसफिशिएंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल था विदाउट एनी एफिशिएंट मशीनरी टू स्टडी एंड स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट सेंट बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब ये ऊपर रिपोर्ट तो भेजी जा रहा था लेकिन उसको पढ़ने के लिए कोई था नहीं सही तरीके से। विद द टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज मोर और लेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परमानेंट ओलिगार्कीज, मतलब वही लोग, उन्हीं के बच्चे आगे से आगे वही बढ़ता जा रहा है। जैसे भारत के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स है उसी तरीके से यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो ये पूरा कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन था, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये परमानेंट ओलिगार्की में कन्वर्ट हो गया था टू रिलीव द कंपनी ऑफ इट्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे इतनी प्रताड़ना कर रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं, तो ऊपर से एक हेल्पिंग हैंड भी निकाल के लेके आती है सरकार कंपनी के लिए कि 4% पर एनम पे सस्ते ब्याज दर पे 14 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का ब्याज के ऊपर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी से बाहर निकालने के लिए लोन दे देती है सरकार कंपनी को। ठीक है जी। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद की जो घटनाएं हमने डिस्कस की थी, एक मेजर घटना थी दैट वाज नंद कुमार केस। नंद कुमार केस के अंदर वी सॉ के वॉरेन हेस्टिंग्स वाज इन्वॉल्व्ड, इनफैक्ट सर एलिजा इम्पे वाज आल्सो पार्टी टू द क्राइम। इस व्यक्ति को, इस निर्दोष व्यक्ति को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तरीके से, बेसिकली इस रेवेन्यू कलेक्टर को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तरीके से फटाफट से इसको फांसी पे चढ़ा दिया था। ही वाज इनोसेंट, जिसमें जो बेसिकली जो फ्रॉड किया था, जो भी इशू था, जो क्राइम था, वो किसी और ने किया था। ही वाज प्रोबेबली एन इंग्लिशमैन, लेकिन इनके ऊपर जो है इल्जाम आ गया था एंड इसके फ्यूम्स की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट भी हिल गया था। एंड उस हिलने की वजह से सिलेक्ट कमेटी बिठाई गई जो कि सर एक टुच्चे सर थे, राइट, नॉट टू डिफेम एनीवन, बट और उसके अलावा एक सीक्रेट कमेटी थी अंडर सर डंडस टू इन्वेस्टिगेट डेफिशिएंसी इन द कंपनीज मैनेजमेंट। ये 1781 में बिठाई जाती है एंड इन कमिटीज ने जब रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें ये पता चला कि डायरेक्टर्स पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, in India, sorry, not of India, was once again called for and the company openly confessed that the war had beggared them and they applied for another loan of 1 million for the state। और उसके अलावा ये देखा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाया गया था, सर एलिजा इम्पे had to resign
at a certain point of time, and ये देखा गया कि ये नंद कुमार केस was a blot on the history of company rule in India. Now 1781 की अमेंडमेंट इसी वजह से आती है, जिसके कारण ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम कर दिया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सेपरेट किया रेवेन्यू मैटर्स से फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अलग की रेवेन्यू मैटर्स में, और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पावर्स थी उसको अलग किया गया. Recognized the appellate jurisdiction of governor general in council, now which now could convene as court of records. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तरीके से, नॉट रिकॉर्ड सॉरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तरीके से जो है गवर्नर जनरल अपने प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता था. एक एपेलेट अथॉरिटी भी दे दी गई थी. ठीक है जी. मोहम्मदन केसेस वर टू बी डेल्ट विद मोहम्मदन लॉ, हिंदू केसेस वर टू बी डेल्ट विद हिंदू लॉ. यहां पे सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म वर सोन, कम्युनलिज्म के सीड्स वर सोन राइट हियर. आप समझिएगा इस चीज को. ड्यूरिंग दिस टाइम the Bengal government passed a compilation of 195 articles prepared by Sir Ali Jaimpe, amending and consolidating the pre-existing rules of civil procedure. तो इसी समय के आसपास आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. नाउ The regulations appeared in Persian language, English language, Bengali language. इसके ऊपर प्रीलिम्स में यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, भैया ख्याल रखिएगा कौन सी लैंग्वेजेस में लिखा गया था. Now, and set precedents for future consolidations of law, and first Bengal Code was created in 1834. तो उसकी शुरुआत जो है यहीं से ही होती है. जून 1782 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स issued a proclamation which ostensibly made सारे के सारे जितने भी चौधरी थे, तालुकदार थे, जमींदार थे, उन सभी को जो है देवर, एंड जो प्रॉपर्टी ओनर्स भी थे इन मोफुसिल टाउन्स होते थे जो प्रेसिडेंसी टाउन्स के आसपास के सैटेलाइट टाउन्स जैसे होते थे, रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, प्लेसेस एंड एरियाज दैट वर नॉट फॉलिंग अंडर सिटी कैटेगरी, दे वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम एंड डिलीवरिंग जस्टिस. तो इनके ऊपर जुडिशरी की पावर्स दे दी गई. 1782 अक्टूबर में क्या हुआ? ड्यू टू इलिसिट एक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय हेस्टिंग्स, एली जाइम्पे, they were recalled from the post of chief justice by then प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड शेल्बन. लॉर्ड शेल्बन जो है वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे. उन्होंने सर एलिजा इम्पे को और वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया. चलिए आगे चलते हैं. अब क्या होता है, अब जब ये सारा इशू हो जाता है तो उसके बाद एक नया जो है कह लीजिए कि नया एक्ट लाने की बात होती है. तो एक ईस्ट इंडिया बिल बाय फॉक्स नॉर्थ कोएलिशन, तो लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की कोएलिशन एक बिल लाने की कोशिश करती है. वो बिल फेल हो जाता है. इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ऑलरेडी उस पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं. तो उसके बाद आता है बिकॉज ये फॉक्स और नॉर्थ की मिनिस्ट्री जो है इट हैड टू रिजाइन. रीजन बीइंग ये बिल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये बहुत ही ज्यादा कह लीजिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स थे, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने बगावत की, और उस बगावत के बाद फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ब्रिटिश मिनिस्ट्री वाज रैक्ड ऑन एन इंडियन इशू. उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट. पिट्स इंडिया एक्ट में जो है बेसिकली नाम से ही पता चलता है सर पिट्स थे, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर देन. तो पिट्स ने ये एक्ट जो है बिल जो है इंट्रोड्यूस किया था 1784 जनवरी के अंदर. एंड इस एक्ट के अंदर जो भी चीजें कही गई हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं. नाउ ही डिड नॉट टच द पेट्रनेज, पिट्स डिड नॉट टच द पेट्रनेज ऑफ द कंपनी. कंपनी की मेंबरशिप कैसे बनेगी, कंपनी की क्या अथॉरिटीज रहेंगी, वो सब चीजें नहीं छेड़ी गई. पिट्स हिमसेल्फ पॉइंटेड आउट दैट व्हाइल फॉक्स's इंडिया बिल ensured permanency of men, his bill ensured कि permanency of system would be ensured. Now it established a board of commissioners जिसको बाद में नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल. वो एस्टैब्लिश किया गया जिसमें एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंग्लैंड में बैठता था. उसके बाद चांसलर ऑफ एक्सचेकर मेंबर था. 4 मेंबर होते थे, प्रिवी काउंसिल की तरफ से आते थे. टोटल 6 मेंबरान का ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया गया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के ऊपर कर दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भी ऊपर कर दिया गया. एंड हमने देखा था कि किस तरीके से ये पूरा, जिसको पंजाबी में कहते हैं पंबलपूसा, वो क्रिएट हो गया था. द रीजन वाज दैट दिस वाज अ डुअल गवर्नमेंट. ये एक तरीके की डुअल गवर्नमेंट को की तरफ इशारा कर रहा था. इसे हम समझेंगे, थोड़ा आगे भी चलते हैं और देखेंगे. द बोर्ड वाज टू सुपरिंटेंड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज पोजेशंस, इन इफेक्ट controlling the acts and operations relating to civil, military and revenues of the
कंपनी। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। I'm just giving you a brief overview आपको, ताकि चीजें याद आ जाएं, बिकॉज थोड़ा सा टाइम हो गया पिछले लेक्चर को आए। इट हैड पावर्स टू अप्रूव और डिसअप्रूव ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर्स को अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना, ये सारी चीजें ये पावर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट के तहत पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग थलग कर दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर नाउ ओनली टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, ऐसा बोल दिया गया। इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैविंग द कंट्रोल। ठीक है जी, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स हो, पावर ऑफ पेटर्नेज हो, दे वर टू बी मेड बाय द डायरेक्टर्स ओनली। कंपनी के अंदर कितनी भी अपॉइंटमेंट्स होनी है, पेटर्नेज की बात हो तो डायरेक्टर्स की अथॉरिटी थी, पूरी अथॉरिटी थी। ऑल्दो क्राउन कुड आस्क फॉर रिमूवल और कंट्रोल थ्रू अ सीक्रेट कमिटी। क्राउन जो है सीक्रेट कमिटी के थ्रू डायरेक्टर से अपनी बात मंगवा सकता था। दिस सीक्रेट कमिटी कंसिस्टेड ऑफ 3 डायरेक्टर्स, इसमें भी 3 डायरेक्टर्स हुआ करते थे। दिस कमिटी ट्रांसमिटेड ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑर्डर्स इंडिया में ट्रांसमिट करता था, एंड ऑल्सो वर्कड एज अ लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में एक लिंक काम करता था। ये 3 डायरेक्टर्स की, जो पुराने समय में कंपनी के डायरेक्टर्स रह चुके हैं, तो उनकी एक, कह लीजिए कि एक सीक्रेट कमिटी बनाई जाती थी, एंड वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में एक लिंक और एक ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर्स के मशीनरी का काम करती थी। गवर्निंग काउंसिल की अगर हम बात करें तो गवर्निंग काउंसिल जो था, इट वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स। ये कौन सा गवर्निंग काउंसिल है? कोई नहीं है भैया, ये वही है गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाला काउंसिल। तो पहले 4 मेंबर होते थे, अब उसको रिड्यूस करके 3 कर दिया। वन ऑफ देम बीइंग कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी इन इंडिया। दिस मींस बेसिकली कि कितनी ज्यादा अहमियत थी भारत की ब्रिटिश रूल के अंदर। Now, Governor General, a crown appointee, he was authorized to veto. अब उसको वीटो दे दी गई थी, the majority decisions उसको वीटो कर सकता था। Governors of Madras and Bombay, they were deprived of their independence. यहाँ पे आप और देखिए सेंट्रलाइजेशन हो रही है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी सामने आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। Now, Governor General was given the right to of casting vote. ये यहाँ पे भी दिया था, पहले भी दिया हुआ था, तो right of casting vote भी अलाउ किया गया। Calcutta was given greater powers as compared to other presidencies if they are concerned. Now war के केस में, रेवेन्यू मैटर्स में, डिप्लोमेसी में कैलकाटा की ज्यादा पावर्स थी। एंटी करप्शन रूल एक ऐड किया था, बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से भी जो है करप्शन में कमी नहीं आई थी कंपनी में। डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सिविल या मिलिट्री ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आता है, he or she had to provide the court of directors a full inventory of their properties in India and in Britain. भारत के अंदर और ब्रिटेन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है जी। सिवियर पनिशमेंट्स थी, उसके भी प्रावधान थे। दिस एक्ट somewhat provided for a joint government of company and British crown in India. तो इसी वजह से कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बोला था, कि एक डायरकी, देखो ये एक डायरकी तो 1858 के बाद आएगी, एक डायरकी आएगी 1858 के बाद, एंड दूसरी, अगर पहली, द वेरी फर्स्ट डायरकी दैट केम इनटू बीइंग वाज इन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरी आएगी 1858 के बाद, मैं बताऊंगा, खूब गहराई में चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी। ठीक है जी, बहुत मजा आने वाला है। दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट सीरीज, इसको आप कहां कहां नहीं यूज कर सकते अगर आप इस वीडियो को तहे दिल से फॉलो करते हैं। नाउ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड नो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स, कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं थी, वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था, सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि वो सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट और कंट्रोल कर सकता है। इट हैड नो पेट्रनेज बट हैड एक्सेस टू ऑल द कंपनीज पेपर्स, कंपनी के सारे पेपर्स पे कंपनी कुछ भी करती थी उस पर नजर रहती थी, ऐसे नजर रहती थी, जैसा चश्मा मैंने पहना हुआ है उसी तरीके से कंपनी के ऊपर नजर रखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड इट्स अप्रूवल वाज नेसेसरी फॉर ऑल डिस्पैचेस दैट वर नॉट प्योरली कमर्शियल। अगर आप कोई प्योरली कमर्शियल डिस्पैच नहीं जो है वो उसको रिलीज कर रहे, अप्रूवल चाहिए होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। मोर ओवर, अगर इमरजेंसी आ जाती है तो बोर्ड कुड सेंड इट्स ओन ड्राफ्ट टू द सीक्रेट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू बी साइंड एंड सेंट आउट इन इट्स ओन नेम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इमरजेंसी के केस में देखिए कितनी शक्तियां जो है, कितनी पावर्स जो है वील्ड कर रहा है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किस कारण से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट फेल हुआ। पहली चीज तो ये, गवर्नमेंट का कंट्रोल, ईस्ट इंडिया की पावर्स, उसमें कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं थी, दे वर नेबुलस, हाईली सब्जेक्टिव। ब्रिटिश गवर्नमेंट felt obliged to respond to the humanitarian calls for better treatment of locals in the British occupied territories, लेकिन
patronage of the company was still untouched. कंपनी के अंदर भारतीयों को एंट्री नहीं दी. ह्यूमैनिटेरियन कॉल तो आंसर कर दी, लेकिन कंपनी में भारतीयों को जगह नहीं मिली. ब्रिटिश अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की हम बात करें, इट वाज एलिज्ड ऑफ नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जैसा कि बॉलीवुड में देखा जाता है, राइट. अनन्या पांडे जी का जो स्ट्रगल है वो यहाँ पे भी आप एग्जांपल जैसे देख सकते हैं. दैट इज बेसिकली नेपोटिज्म. The act although divided the responsibilities between board of control था, court of directors था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, लेकिन कोई भी बाउंड्री सही तरीके से फिक्स नहीं की, तो यही आपस में लड़ी जा रहे थे. ठीक है जी. नाउ चलिए पिछले लेक्चर्स में जो भी हमने किया है कवर, उसके इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन भी देख लेते हैं. देयर वाज अ गैप बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट्स. जस्ट अ सेकंड, मैं पॉइंटर वापस ले आऊं. हाँ, तो स्टेट और सब्जेक्ट्स के बीच में एक गैप एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि आप जनता के बारे में आप देखिए किसी भी जगह पे बात नहीं की है. बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू मैटर्स, वो कहीं पे भी टच नहीं किए. देयर वाज अ नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल एंड फ्यूडल येट सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी एग्जिस्टेड एट दैट टाइम. ठीक है जी. कंपनी कम्स कंपनी गोज बट डायरेक्टर्स में रिमेन फॉरएवर, ऐसा देखा जा रहा था. ये हमने पहले बहुत डिटेल में इसके ऊपर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं. ब्रिटेन्स डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू सेव इंडियन कॉलोनी only led to confused state of executive affairs. Regulating Act चाहे 1773 की बात करें, it primarily served as a crude constitution of India with Bengal as its center. तो इस पॉइंट को थोड़ा तहे दिल से ध्यान में रखिएगा. Infusion of common law in various aspects of Indian life. भारतीय जो जिंदगी यहाँ थी उसके अंदर ब्रिटेन का कानून जो है वो सिग्निफिकेंटली एड ऑन हो रहा था. There was rise of मैकॉले का राइज होना शुरू हो गया था. इनफैक्ट मैकॉले ने बहुत ज्यादा इनपुट्स दिए भारत के अंदर. फॉर एग्जांपल आईपीसी की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बहुत इनपुट्स थे. तो आगे हम देखेंगे जब 1833 का एक्ट आएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनके इनपुट्स रहे. एंड नॉट टू फॉरगेट द चिलिंग नंद कुमार केस. वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियोस. नाउ कमिंग टू द न्यू एस्पेक्ट. अब आगे the newer aspect, the fresh aspect is the Charter Act of 1793. I'm telling you this, I have brought to you this entire episode, I've brought to you this entire piece of information from various sources. NCERTs हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे CBSE की हो, चाहे ICSE का मटेरियल हो, और चाहे आपके इंटरनेट के सोर्सेज हो, चाहे नेट हो, और चाहे आपके इग्नू का मटेरियल हो, चाहे आपका NIOS का मटेरियल हो, और चाहे आपकी वेरियस अदर हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स. टेक्स्ट बुक्स भी और रेफरेंस बुक्स भी, सब के सब चीजों को कवर करते हुए मैं आप लोगों के साथ ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं. ये चीजें आपको एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगी अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोस. सो मेक श्योर आप इन वीडियोस को ध्यान से फॉलो करते रहिएगा. चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या कहता था? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बेसिकली वाज इन कॉन्टिन्यूएंस. देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस एक्ट के अंदर ही बोला कि हर 20 साल के बाद आफ्टर एवरी 20 इयर्स कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को हम रेगुलेट करेंगे, वापस से देखेंगे. तो ये चार्टर एक्ट वाज इन लाइन विद दिस प्रोविजन. इट वाज पास्ड विद मिनिमल ट्रबल. कारण क्या था? बेसिकली ये एक सिंपल सा एक्ट था जिसमें कंपनी के 20 सालों की जिंदगी को और 20 साल तक बढ़ाना था. इट वाज किकिंग द बकेट अहेड, राइट. तो उसमें आगे थोड़ा सा इसको पुश कर रहे थे बॉल को. एंड गवर्नर जनरल इन इंडिया, इसमें जो प्रोविजंस हैं उसको थोड़ा सा हम कंसिडर कर लेते हैं वेरी सून. पहले ये देखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल एट दिस टाइम. ये बहुत जरूरी है. 1833 में तो हम देख लेते हैं, लेकिन 1793 में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस था. एंड this act was passed with minimal trouble and it continued the trade monopoly of East India Company. कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को अब भी कंटिन्यू किया गया. Royal approval was made mandatory for appointment of Governor General, Governors and Commander in Chief. अब कोई भी अगर इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, I would dare say them constitutional because ये उस समय के पुराने संविधान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कही जा सकती हैं. रॉयल अप्रूवल वाज मेड मैंडेटरी. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज जैसे प्रेसिडेंट जो है कैग की अपॉइंटमेंट करे या किसी जज की अपॉइंटमेंट करे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और लेट्स जस्ट से कि वो यूपीएससी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट करे, तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पोजीशंस हैं. तो ऐसे ही रॉयल अप्रूवल की जरूरत कर दी मैंडेटरी उस समय 1793 के चार्टर एक्ट के थ्रू. इट एम्पावर्ड हिम टू डिसरिगार्ड द मेजॉरिटी डिसीजन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. किसको एम्पावर किया?
गवर्नर जनरल को एम्पावर किया. ही वॉज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर्स ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज. नीचे की प्रेसिडेंसी मतलब बॉम्बे मेड्रास जैसी प्रेसिडेंसीज के ऊपर एक्सटेंसिव पावर्स जो है उनको गवर्नर जनरल को दे दी गई. when he would be present in Bombay or in Madras, अगर वो बॉम्बे और मद्रास छुट्टियां मनाने जाता है और गलती से कोई काम आन पड़ता है, he was supposed to supersede the local governor. वहां पे उसकी कुर्सी में जाके बैठेगा as the head of administration during the period of his stay there. He was given the power to appoint a vice president as well. अपनी जगह पे एक वाइस प्रेसिडेंट बिठा देगा during his absence. कि मैं नहीं हूं, मेरी जगह पे मेरा छोटा भाई है, ये काम करेगा, राइट? From amongst the civilian members of his council. Right. Now, आगे चलते हैं. Salaries of the staff, they were to be paid salaries. Just a second. Yeah. Salaries for the staff and paid members of board of control, they were also now to be charged to the company. Company से charge करने थे. अब कंपनी पैसे कहां से ला रही थी? कंपनी पैसे ला रही थी. कंपनी कहां से लाना था पैसा? इंडिया से ही लाना था. तो इंडिया से ये पैसा दिया जाता था टू द पेड मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सैलरीज दी जाती थी स्टाफ की. सीनियर ऑफिशियल्स वर फोरबिडन फ्रॉम लिविंग इंडिया. भारत से छुट्टी लेके कोई बिना परमिशन के जा नहीं सकता था क्योंकि भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. कंपनी वाज अलाउड टू इंक्रीज द डिविडेंड टू 10%. कहानी याद कीजिए, कहानी में क्या था? 6% डिक्रीज कर दिया था. 6.25 पे एग्जिस्ट करता था, 6.25 से 6% किया था. डिमांड की थी 12.25% कर दो. अब 6% से सीधा 10% पे आ गए. सीधा 10% पे आ गए. द कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू ग्रांट लाइसेंसेस टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड टू द कंपनी एम्प्लॉइज टू ट्रेड इन इंडिया. नाउ जैसे ही ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग की जो प्रोविजन है ये लॉन्च होती है, इससे बहुत बड़े इंप्लीकेशंस बन जाते हैं. इससे बेसिकली पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो एक टर्न लेती है. वर्ल्ड हिस्ट्री का ये बहुत मेजर डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है. इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. चाइना आज जो है जिस सूरत हाल में है और जो हालात दूसरी दुनिया के बाकी हिस्सों के चाइना ने कर दिए हैं, ये सारी की सारी चीजें आप कह सकते हो कि यहां से एमिनेट होके शुरू होके निकलती हैं. कंपनी को ये अथॉरिटी दे दी कि भैया आप जो है लाइसेंसेस इशू करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो इंडिविजुअल हैं चाहे और कंपनी के एम्प्लॉइज भी हैं, ताकि वो भारत के अंदर ट्रेड कर सकते हैं. तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग की प्रोविजन थी, इट वाज नोन एज प्रिविलेज बोला जाता था इसे, या इसको बोला जाता था कंट्री ट्रेड. इसको क्या बोला जाता था? कंट्री ट्रेड. ये नाम याद रखिएगा. इट वाज दिस प्रिविलेज दैट पेव्ड वे फॉर शिपमेंट्स ऑफ ओपियम टू चाइना. तो इसी के तहत चाइना के अंदर ओपियम की शिपमेंट्स जो है जानी शुरू हो जाती है. नाउ इसको आगे भी देखेंगे, 1813 के अंदर देखेंगे, 1833 के अंदर देखेंगे, थोड़ा सा और गहराई में देखेंगे. इट रिकॉग्नाइज्ड द कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शन. ये मान लिया कि भैया कमर्शियल नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल भी है. अब क्यों माना पॉलिटिकल भी है? क्योंकि चाइना को कब्जे में लेना था. चाइना को कब्जे में लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स. एक ऐसी मशीनरी थी जिसके तहत चाइना को आप रेवेन्यू वाइज कमर्शियल बेसिस पे ओपियम को यूज करके, टी ट्रेड को यूज करके जो है आप चाइना के अंदर इंग्लैंड का कंट्रोल बढ़ा सकते थे भारत के अंदर बैठे बैठे. एंड दैट इज व्हाई कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को रिकॉग्नाइज कर लिया गया एंड क्लियरली एस्टैब्लिश्ड दैट द एक्विजिशन ऑफ सॉवरेनिटी बाय द सब्जेक्ट्स ऑफ क्राउन वुड बी ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन. कि अब जो कंपनी कुछ भी करेगी भैया वो क्राउन के नाम पे कर रही है, ऐसा अज्यूम करके चलो, नॉट इन इट्स ओन राइट. तो ये बेसिकली ये कहने को आप कह सकते हैं कि कंपनी की अथॉरिटी जो है वो क्राउन के सब्जेक्ट कर दी गई. लेकिन आप ये देखिए कि अब जो कंपनी है वो पॉलिटिकल फंक्शंस अगर कहीं पे भी कंडक्ट करती है, चाहे वो चाइना है, चाहे आउटसाइड इंडिया है, चाहे विद इन इंडिया है, उसको क्राउन की सहमति है. ये चीज समझना बहुत जरूरी है. अ प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ, अब पैसे भी देख लो, पैसे भी आ गए इसमें. 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है उसकी प्रोविजन की, पेमेंट की टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर पेइंग द नेसेसरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरीज एटसेट्रा फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज. जो इंडिया से पैसा निकाल के, चोरी करके कह लीजिए, और जो दबा के गरीबों को जो पैसा इकट्ठा कर रही थी कंपनी, उसमें से 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स ब्रिटिश हुकूमत को देना था. आफ्टर नेसेसरी एक्सपेंसेस निकाल लिए, इंटरेस्ट पेमेंट निकाल ली, डिविडेंड निकाल लिए, सैलरीज निकाल ली, सारी चीजें निकाल ली. ठीक है जी. हाउएवर क्राउन कुड ऑर्डर द एप्लीकेशन ऑफ द होल ऑफ द रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस. कि सारा का सारा पैसा जो है आप डिफेंस के पर्पस के लिए रख लो, इफ द सर्कमस्टांसेस पोज्ड सच डिमांड्स. तो क्राउन कह सकता था कि भैया नहीं, डिफेंस की जरूरत है,
तो आप ये सारा पैसा संभाल के रखो, इसको डिफेंस में खर्च करेंगे, इसको डिफेंस में खर्च करेंगे, ठीक है जी। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट द कोर्ट्स को रिकॉग्निशन दी एंड रीडिफाइंड देयर ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे वापस से ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर काम किया गया, उनकी ज्यूरिसडिक्शन एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इट वाज डिवोर्स्ड फ्रॉम जुडिशियल फंक्शंस। इनफैक्ट इसी की वजह से माल अदालत जो रेवेन्यू कोर्ट्स थे वो डिसअपियर हो गए। तो छेदी सिंह का पैसा जैसे डिसअपियर हुआ, उसी तरीके से पैसे जहां पे रेवेन्यू मैटर्स डिस्कस होते थे, वहां पे एडजुडिकेशन ऑफ रेवेन्यू मैटर्स होती थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कोर्ट्स थी, माल अदालत भी डिसअपियर हो गई। बाय अ सब्सिक्वेंट एक्ट, एक अलग से 1797 में एक एक्ट पास होता है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस हैं उसको ऑल्टर कर दिया जाता है। पहले 4 थे, अब 3 हो गए, मतलब एक चीफ जस्टिस और 2 दूसरे जजेस। खर्चा भी तो कम करना है। नाउ आगे चलते हैं। अब बारी आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट। ये भी एक ऐसा एक्ट है जिसको जनरली मैंने नोटिस किया है दैट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे टेंड टू अवॉइड दिस, एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स उनमें भी बहुत ज्यादा डिटेल जो है इस पूरे चार्टर एक्ट की नहीं दी जाती है। और हम हमारी इस सीरीज के अंदर बहुत डिटेल के अंदर इस पूरे चार्टर एक्ट को कवर करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं इस चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इट वाज अ रिन्यूअल ऑफ 1793। देखिए 1793 में 20 ऐड कीजिए, क्या आता है? 1803 नहीं, 1813। तो 1813 में 20 साल के बाद वापस से कंपनी को नई लीज ऑफ लाइफ देने के लिए ये एक्ट पास किया जाता है। कंपनी की मोनोपोली वाज एंडेड एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। इस चीज को खास ख्याल रखिएगा। अब 1813 के एक्ट के अंदर हम बात करेंगे कि जो 1793 में पॉलिटिकल फंक्शंस को हमने जो है एक्सेप्टेंस दी कंपनी के, आज कंपनी को थोड़ा और पॉलिटिकल करने के लिए कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। एक्चुअली हो क्या रहा था कि इंग्लैंड के अंदर देयर वर सो मेनी कंपनीज हु वर विलिंग टू डू मोर फॉर लेस, एंड वो चाहते थे कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की इस मोनोपोली को खत्म करे। तो इंग्लैंड ने ये समझते हुए कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय का व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों व्यापारों में कंपनी की मोनोपोली सस्टेन रखी, बाकी जगह पे खत्म कर दी और कंपनियों को अलाउ कर दी। देखिए कंपनी खत्म नहीं की, कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी अभी भी ट्रेड कर रही है, लेकिन मोनोपोली खत्म कर दी। मतलब पहले जहां पे सिर्फ एक कंपनी काम कर रही थी, वहीं पे अब और कंपनीज आ सकती हैं। एक्सेप्ट अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, किसमें? टी ट्रेड में, और जो ट्रेड चाइना के साथ कंपनी कर रही थी उसके अंदर। दिस एक्ट एक्सप्रेसली asserted क्राउन सॉवरेनिटी इन इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ कि क्राउन की सॉवरेनिटी भारत के अंदर असर्ट करनी शुरू कर दी गई। ये चीज, ये पॉइंट, ये प्रोविजन ध्यान में रखिएगा। 1858 was only a culmination of what was started in 1813 started in 1813। 1813 में जो शुरुआत हुई थी 1858 only, it was only a culmination of all these efforts। This act for the first time explicitly defined constitutional position of ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। भारत के अंदर जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, उसको क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया। क्या थी वो ये थी कि भैया क्राउन की सॉवरेनिटी है उसके ऊपर। द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड कोर्ट्स ओवर यूरोपियंस एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स वर स्ट्रेंथन्ड। नाउ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी और जो कोर्ट्स थे, उनका पहले अगर बात करूं 1813 से पहले की अगर हम बात करें, तो यूरोपियंस के ऊपर, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर उनका ज्यादा कंट्रोल नहीं था। ये लोग जिद करते थे कि हम यहाँ के बाशिंदे हैं ही नहीं, हम तो इंग्लैंड में जाएंगे और इंग्लैंड में हमारे खिलाफ आप केस चला लीजिए। जब वहां जाते थे तो वो केस जो है वो मर जाते थे। एंड ऐसे में अभी रिसेंटली 1813 में जो है पावर्स दी गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, बॉम्बे को, मेड्रास को, इस तरीके से, एंड वहां के कोर्ट्स को कि वो यूरोपियंस को जो है वो ट्राई कर सके, उनके ऊपर कुछ अथॉरिटी दी गई। सेपरेट अकाउंट्स वर टू बी मेंटेन्ड, किस केस में? जहां पे टेरिटोरियल रेवेन्यूज की बात की जाती है और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और गेन्स की बात की जाती है। तो रेवेन्यू मैटर्स में आप देखिए सेपरेट अकाउंट्स, थोड़ा सा बुक्स
Books were brought in order, were brought in order. Books को थोड़ा सा सेट किया. It provided for 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए जो है देने शुरू किए, टू स्पेंड एवरी ईयर, हर साल देंगे, टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया. यहाँ पे यहाँ पे भारत की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया ब्रिटिश हुकूमत ने. यहाँ पे भारतीयों को भारत की अपनी जो कह लीजिए संस्कृति है उससे नफरत पैदा करनी शुरू करवा दी. यहाँ पे नो डाउट इंडिया की जो सोसाइटी थी उसमें कुछ इश्यूज थे, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस थी. फॉर एग्जांपल वी हैड सर्टेन इश्यूज जहां पे हम वुमेन को सही दर्जा नहीं दे रहे थे, पर्टिकुलरली आफ्टर गुप्ता पीरियड. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीयों को अपनी ही संस्कृति से अगर नफरत अगर पैदा हुई तो वो इन हर साल के 1 लाख रुपए से पैदा होनी शुरू हो गई. द एंटायर इंडियन हिस्ट्री वाज रीरिटन एज वी रीड इट टुडे. जो आज हम पढ़ते हैं, इट इज ऑल बिन री रिटन. इनफैक्ट इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी ऐसी आई थी, मैकॉले की भी स्टेटमेंट आई थी, एंड देयर वर वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ ब्रिटिश एमपीज जो लोग ये बोलते थे दैट टू basically enslave a country with such religious and cultural vastness and richness. वो तभी हो सकता है जब वहां के लोग अपनी ही कल्चर को, अपनी ही हिस्ट्री को जो है भूलना शुरू कर दें. तो नए तरीके की एजुकेशन प्रमोट करनी शुरू कर दी गई. नाउ फाइनेंशियल प्रोविजंस की अगर हम बात करें, दे वर मेड फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस. इसके लिए भी फाइनेंशियल प्रोविजंस दी गई, रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस के लिए. नाउ Christian missionaries were allowed to come in India and to preach in India for the first time. ऐसा हुआ था कि Christian missionaries को allow करना शुरू कर दिया गया था. And aggressive policies of governor generals, particularly Lord Minto at this time, he was governor general, and Marquis of Hastings after him in October 1813. जब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लागू हो रहा था उस समय पहले तो लॉर्ड मिंटो रहे इसके एग्जीक्यूशन के समय में, और उसके बाद मार्केस ऑफ हेस्टिंग्स, ही वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल इन अक्टूबर 1813. नाउ द एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ दीज गवर्नर जनरल्स, they led to company gaining control over whole of India except पंजाब और सिंध. पंजाब और सिंध को छोड़कर भारत के पूरे हिस्से के ऊपर, एंड किंगडम ऑफ नेपाल भी इंक्लूड कर लिया, पूरे के पूरे भारत और नेपाल के ऊपर गवर्नर जनरल्स की वजह से, लॉर्ड मिंटो की वजह से. ये मिंटो दूसरे वाले हैं, वो लॉर्ड मिंटो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाले नहीं है. एंड मार्केस ऑफ हेस्टिंग्स, इनकी वजह से जो है भारत के अंदर कंपनी रूल पूरे के पूरे इंडिया में एंड नेपाल में फैल जाता है एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध. इंडियन प्रिंसेस बिकेम वैसल्स ऑफ द कंपनी. वैसल्स कौन होते हैं? जो बेसिकली कंपनी की पेंशन के ऊपर जिंदा होते हैं, बेसिकली कंपनी से पेंशन लेते रहते हैं और कंपनी को अपनी अथॉरिटी, अपनी सॉवरेनिटी देते रहते हैं. These were Indian princes. They became vassals of Indian in East India Company. The expenses of war, कभी भी अगर लड़ाई होती है, leading to the total control of India, strained the company's finances, forcing it to petition the parliament for assistance. जितनी लड़ाइयां लड़ी, ये सारी की सारी टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए कंपनी का दिवालिया निकल गया. एंड वो दिवालिया जो निकला उसके लिए कंपनी ने गुहार लगाई पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि भैया हमें पैसे दे दो, हमका इना चौल पे, राइट, ऐसे नहीं चलेगा. वैसे इना चौल पे इज नॉट, ऐसे नहीं चलेगा, इना चौल पे इज, ये नहीं चलेगा, राइट. शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी vehemently opposed the abolition of company's commercial powers and monopoly. जो शेयर होल्डर्स थे वो इसके खिलाफ थे कि भैया आपने कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी. एंड अल्टीमेटली अ गारंटी ऑफ 10% डिविडेंड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज दैट वाज गिवन टू देम. उनको 10% डिविडेंड देने की चर्चा की गई. नाउ शुड द कमर्शियल अकाउंट फेल टू प्रोवाइड देम दिस अमाउंट, अगर कंपनी की तरफ से उनको ये पैसा नहीं मिलता है तो सरकार जो है इंडियन रेवेन्यूज में से शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड जो है उनके शेयर्स के ऊपर वो प्रोवाइड करेगी ताकि वो खुश रहे, नाराज ना हो. द इवेंजेलिकल्स फोर्स्ड द कंपनी getting included in the Charter Act of 1833. This is a very important provision. इसके ऊपर प्रीलिम्स में सवाल रह सकता है, आपको ख्याल रखना है. प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. इवेंजेलिकल्स ने फोर्स किया कंपनी को ताकि वो चार्टर एक्ट के अंदर एक और प्रोविजन इंक्लूड करवा सके, दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ बिशप
whose headquarters were to be in Calcutta. कैलकटा के अंदर भारत का जो है पहला बिशप अपॉइंट किया गया। चलिए अब इसको एंड करते हुए थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या इन्फरेंसेस हमें पूरे एपिसोड में, नॉट जस्ट 1793 1813, 1773 से लेके 1813 तक के पूरे एपिसोड के अंदर, दिस इज माय पार्ट 1 ऑफ द एंटायर टाइमलाइन। हमारी पूरी टाइमलाइन के अंदर जो पहला पोर्शन है वो आज खत्म होने जा रहा है। तो इसके अंदर हम समझते हैं कि इस पूरे सीरीज के अंदर 1813 तक क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। नाउ द गैप बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट्स बहुत सामने था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए कहीं पे भी इंडिया, सब जगह पे इंडियन रेवेन्यूज, इंडियन ट्रेड की बात की है, लेकिन इंडियंस की बात कहीं नहीं की। एंड इनफैक्ट माल अदालत का रिमूवल, इट हैड ग्रेटर रेपरकशंस फॉर इंडियंस, बिकॉज अब इंडियंस जो है और ज्यादा गहराई से, देखिए इंडियंस वर acquainted with मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, जिसमें से माल अदालत से निकल कर आई थी, उसके साथ acquainted थे। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी सामने आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1793 और 1813 के दौरान, 1793 इन पर्टिकुलर, माल अदालत वर abolished, राइट। एंड इसकी वजह से नुकसान ये रहता है कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन थी, और उसके बाद जो हमारा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें से निकलकर ये जो माल अदालत से निकलकर आई थी, बिकॉज रेवेन्यू कोर्ट्स, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से निकलकर आई थी, उसका इन्फ्लुएंस जो था वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था। लेकिन जो एक्चुअल कह लीजिए कि अकरेंस हुई, जो एक्चुअल कंसिडरेशन जो उनकी हुई थी, माल अदालत बनी किस वजह से थी, इट वाज ड्यू टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये सारा इंटरट्वाइंड जो एक एग्जिस्टेंस था रेवेन्यू सिस्टम का भारत के अंदर, इट वाज रनिंग ऑन इवन फ्रॉम बिफोर 1600, एंड 1600 के बाद अगर आप बात करें, 1600 से आप जाइए आगे 1757 के अंदर, और 1773 के आसपास की आप बात कीजिए, और उसके आगे तक जाइए 1793 तक, तो यहां पे जाके इसको एबॉलिश किया। देखिए कितने साल हैं, करीब करीब 200 साल, करीब करीब 200 साल तक जिस सिस्टम से एक हिंदुस्तानी अक्वेंटेड था, उसको एकदम से चुटकी में बदल दिया गया। पहली चीज, लोगों को क्या चीज की जरूरत थी, किस तरीके का रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए था, उन्हें क्या चाहिए था, उसकी बात कहीं नहीं की गई। नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल के चलते फ्यूडल सिस्टम को और ज्यादा सेंट्रलाइज किया गया। इनफैक्ट यू वुड नोटिस 1793 में भी आप देखिए, 1813 में भी आप देखिए, हमने चर्चा की कि क्राउन की लेजिटिमेसी जो है, क्राउन की सॉवरेनिटी जो है, वो यहीं के यहीं पे आप देख रहे हैं, क्राउन की सॉवरेनिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड राइट हियर। कंपनी की जो पोजीशंस है वो क्राउन के अंडर कंपनी जो है होल्ड कर रही है। कंपनी कम्स, कंपनी गोज, डायरेक्टर्स में गो ऑन फॉर एवर, डायरेक्टर्स रिमेन फॉर एवर। तो डायरेक्टर्स का कंट्रोल अभी भी था। इनफैक्ट 1813 में भी देखिए आप, हमने चर्चा की, 10% डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करवाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट प्राइमरली सर्व्ड एज द क्रूड कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, अभी तक 1813 तक यही एक्ट चल रहा है, यही संविधान चल रहा है, ऐसा मान के चलिएगा। इसी के अंदर जो है आगे आगे अमेंडमेंट्स होती गई। इसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रोटो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो कंपनी रूल का जो समय है, जो हमारी पहली टाइमलाइन है, दिस फर्स्ट टाइमलाइन, इस फर्स्ट टाइमलाइन की हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसी में मल्टीपल अमेंडमेंट्स होती रही। 1813 तक ये चर्चा चलती रही। 1833 में जब हम आएंगे अगले लेक्चर के अंदर, 1833 के एक्ट को जब हम डिस्कस करेंगे, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि इससे एक नया एक्ट निकल कर आता है। 1833 का जो एक्ट था, चाहे वो शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन फिर भी इट कैन बी कंसिडर्ड कि ये सेकेंड फेज का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। नाउ इन्फ्यूजन ऑफ कॉमन लॉ, अब देखिए माल अदालत से अबॉलिश हुई और कॉमन लॉ को और ज्यादा गहराई से जो है भारतीयों की जिंदगी में इन्फ्यूज करना शुरू किया गया। मैकॉले और ज्यादा राइज पे आते हैं, बिकॉज 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज जो है वो ईयर मार्क किए जाते हैं। हर साल जो है कंपनी इस पैसे को खर्च करे ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नॉट टू फॉरगेट द चिलिंग नंद कुमार केस, ये पुराने हमने जो पूरी सीरीज देखी, हमारी पहली टाइमलाइन जो है हमारी इस सीरीज के अंदर ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप आज जो है
1793 का एक्ट, चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, उसे कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम अगली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे 1833, 1853 के चार्टर एक्ट्स की। चलिए आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई विल बी बैक विद और इंपॉर्टेंट कंटेंट। देखते रहिएगा, हमें फॉलो करते रहिएगा। डू मेक श्योर कि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे इस चैनल को एंड हमारी इस सीरीज को और अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक वेरी सून।